Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Menu. Let us continue with our Higher Education Unit 10. And प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें जब आज़ादी मिली, उसके बाद का कुछ सालों तक आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कौन से आर्टिकल में आता था, उसमें क्या चेंजेस हुए, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42nd, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस आए जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा आप सभी को पता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो दोनों ही मिलके क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो MOE इसका नाम है, अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो भी एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बट 1985 के अगर हम MOE अभी एट प्रेजेंट है, लेकिन बीच में इससे पहले इसका नाम क्या था, MHRD। लेकिन 1985 से पहले भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, बट बीच में इसका नाम हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो नाम रखा गया था। दोबारा से अब इसको चेंज करके एट प्रेजेंट यही है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजंस लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ बॉडीज काम करती हैं कि किसके अंडर क्या चीजें आएंगी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एक तरह से उन्हीं के अंडर ये चीजें आती हैं कि कौन से डिसीजंस कौन सी बॉडी लेगी, उसको पहले हम समझते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे। तो बॉडीज में कौन कौन सी आती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टेट्यूटरी बॉडी एंड ऑटोनोमस बॉडीज। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और किस तरह से चीजें रेगुलेट होती हैं, क्या चीज़ें किसके पास आएंगी, कैसे चीज़ें आगे प्रोसेस होगा, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे अप्लाई होगा, कैसे चीज़ें किसी आर्टिकल के अंडर आएंगी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। ये क्या होती हैं? ये एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है, यानी वो आपको एडवाइस दे सकती है कि ऐसा करो ऐसा करो। अब आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपके जो एल्डर्स हैं, आप उनसे कुछ एडवाइस लेते हैं ना, वो आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है बेस्ड ऑन फंक्शन, कि कौन सी चीज किस तरह होनी चाहिए, उसका एक पूरा क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को रेगुलेट करना, मतलब प्रोसेसिंग करना। एग्जाम्पल AICTE किस चीज के लिए है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो ये चीजें इस तरह से डिवाइड की गई है, कैटेगरीज बनाई गई हैं कि कौन सी एजुकेशन किस सिस्टम के अंडर आएगी, उसका नाम क्या होगा। तो AICTE एग्जाम्पल है कि वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। तो ये क्या हुआ, ये एडवाइस किया गया ना कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ आएगा। अभी जैसे जो बच्चे मास्टर्स इन सोशियोलॉजी करते हैं तो वो आर्ट्स के अंडर आएंगे, है ना, उस सब्जेक्ट को आर्ट्स के अंडर गिना जाएगा। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनका अलग होता है, साइंस के साथ मैथमेटिक्स लेते हैं वो अलग कैटेगरी होती है, अकाउंट्स अलग कैटेगरी है। तो इस तरह से एडवाइज करना एंड फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो सारी चीजें। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, इसमें आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल में क्या आएगा कि जैसे ECI जो हमारा ये ECI है हमारा, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से इसका फुल फॉर्म स्लिप हो गया। और जो UPSC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, ECI क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, UPSC किस आर्टिकल के अंडर आता है। बाकी चीजें कौन कौन से आर्टिकल में आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, आपकी फंडामेंटल राइट्स, ये सारी क्या है, कुछ कैटेगरीज है ना आर्टिकल्स की, उसके अंदर वो चीजें आती हैं। जैसे आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के लिए है। आर्टिकल 15 है आई थिंक के रिलीजन के को आधार बना के या धर्म को आधार बना के, रेस को, आपके कास्ट को आधार बना के किसी भी तरह का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्य
अस्पृश्यता के लिए है ना, कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। तो ये क्या है, ये चीजें किसी आर्टिकल के अंडर आती हैं, यानी डिवाइड की गई हैं, जिससे क्या है वो इजी हो जाता है। आपको कुछ भी देखना है, कोई भी आर्टिकल, मान लीजिए आपको नहीं पता कि ये चीज कौन से आर्टिकल के अंडर आएगी, अगर आप उसको सिर्फ नाम को भी मेंशन करेंगे ना, आप लिखेंगे गूगल पे अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। अगर चीजें सही ढंग से प्रोसेसिंग नहीं उनकी की गई होती तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड कि कहाँ क्या चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंडर हमारी सारी चीजें, हमारे राइट्स वगैरह उस तरह से हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, बाय ऑर्डर के ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस चीज को पास कीजिए। जैसे कोई भी बिल पास करना होता है, कोई भी न्यू रूल आया है, अगर वो पास करना है तो वो एक किसके थ्रू होगा, उनको ऑर्डर मिलेगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, ऑर्डर मिलेगा, तब वो उस चीज को पास करेंगे। जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये क्या है, ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर के थ्रू ये चीजें एक तरह से वर्किंग में आई, प्रोसेसिंग में आई। तो ये ऑर्डर पास होता है नीति आयोग के लिए कि ये चीजें अब से ऐसे होंगी, तो आपको वो चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, पास्ड बाय एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट रेगुलेशंस के आर्टिकल के थ्रू पास होगी ये चीजें, या फिर पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है कि जो पास हो एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट जो पूरी बैठती है उसके थ्रू उसमें कोई डिसीजन लिया जाए, या फिर स्टेट के जो रेगुलेशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे यूजीसी, आप सभी को पता है यूजीसी के बारे में, एंड देन बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सब चीजें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि कैसे चीजें होंगी, किसके थ्रू होंगी ये चीजें, ये यूं ही ऑर्डर देने पे पास नहीं होंगी, प्रॉपर एक्ट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी पूरे अच्छे तरीके से, स्टेट रेगुलेशन लेके आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, बट एक और चीज समझिए कि जो स्टेट है उसके पास एक तरह से ऐसा फ्रीडम है कि वो उस चीज को अप्लाई करना चाहता है या नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी, ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि इस तरह से चीजें कैसे होती। स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में ऑर्डर से पास, ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर से होंगी चीजें पास, एंड स्टैट्यूटरी में एक्ट लाया जाएगा उस चीज के लिए, या फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होती है पार्लियामेंट में कि अग्री और नॉट अग्री, कुछ ऐसे होता है ना, से यस एंड नो, कुछ इस तरह से होता है। ऑल दोज हु हैव अग्रीड से यस, ऐसे कुछ। तो यूजीसी एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट रेगुलेशंस वगैरह। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, स्वायत्ता, है ना, जिसके पास खुद की पावर हो, वो खुद डिसीजंस ले पाए इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली। जैसे एनबीए एंड नैक, ये अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं। नैक जो है, आप सभी को पता है कि जो रैंकिंग मिलती है उसके लिए नैक है, एंड एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, वो चीज है ये कि किसको क्या एक्रीडेशन मिलेगा, यानी एक तरह से परमिशन देना। तो एनबीए और नैक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, इनके अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने होते हैं, जो कॉलेजेस को फॉलो करने होते हैं, और वो ये उनको चेक भी करते हैं टाइम टू टाइम। आपने देखा ना, कुछ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग चेंज होती रहती है, समटाइम्स यूनिवर्सिटी, कोई कोई यूनिवर्सिटी A++ में आती है, कई बार वो A+ हो जाती है, कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। वो कैसे होता है, वो नैक और ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप कहीं ब्रेक करते हैं तो वो चीजें चेंज होती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस। अब देखिए सेंट्रल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस किस तरीके से चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंडर एजुकेशन सिस्टम चलता है पूरा। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं, सेंट्रल क्या है, जो ऑल इंडिया में, वो होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन आता है कि इनका नंबर्स क्या है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 460 हैं, एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 128, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 430, 1074 इसका टोटल है कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं।
अब देखिए जो इग्नू है, ठीक है, इग्नू कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इज फंडेड डायरेक्टली बाय द MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू इग्नू को जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ये, इसको डायरेक्ट फंड मिलता है MHRD से इसको रन करने के लिए। प्रेसिडेंट इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में ये, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इग्नू को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो उसको डायरेक्ट फंडिंग मिलती है MHRD से, एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके विजिटर होते हैं। जब कॉन्वोकेशंस वगैरह होते हैं, डिग्री अवार्ड की जाती हैं, तो उन प्रोग्राम्स में या एनी अदर प्रोग्राम्स में भी जो विजिटर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो हमेशा होते हैं प्रेसिडेंट। ये याद रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब कौन विजिटर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टेट के, डीम्ड टू बी के, क्योंकि डीम्ड टू बी से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के ऑटोनमस इसके पास है या नहीं, ये ऑटोनमस बॉडी है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंप्लीटली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने कुछ डिसीजंस ले सकती हैं, डिग्री अवार्ड कर सकती हैं या नहीं, और डिग्री डिस्ट्रीब्यूट वो कर सकते हैं खुद अपनी मर्जी से या नहीं, या उन्हें किसी का परमिशन लेना पड़ता है या एक्रीडेशन लेना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या रूल्स हैं डीम्ड टू बी के, प्राइवेट के, स्टेट के एंड सेंट्रल के। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।